नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है उसे लगातार अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आरपीएससी के अंदर सदस्य और चेयरमैन बिल्कुल अपनी स्थान ग्रहण कर चुके हैं और आगामी जो तैयारियां हैं उनके लिए ज़ोरों शोरों से चर्चाएं चल रही है। साथियों, तो स्वागत है आपका पुनः एक बार राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में। मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आने वाली एग्जाम के लिए आपके साथ हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, अन अकेडमी के जो प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप जानते हो, जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा लेने वाली जो क्लासेस हैं उनको आप ले सकते हैं। एक्सेस 24/7 आपको एक्सेस मिलता है। वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आप वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और सही गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, और आपको करना क्या है, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और आरपीएससी सेक्शन में जाके सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करना है, जिससे आने वाले जो भी टेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल 350 रुपये महीना देकर आप 24 महीने के लिए जो ये पैकेज ले सकते हैं, केवल 350 रुपीज़ पर मंथ। साथियों, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। जल्दी कीजिए, जल्दी ही इसकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है। प्राइस हाइकिंग हो उससे पहले आप क्या कीजिए, आपका प्लस कोर्स ले लीजिए। साथियों, अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है। साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का वन और वन्य जीव के बारे में देख रहे थे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में, और उसके बाद में राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र के साथ ही हम पढ़ेंगे राजस्थान की वनस्पति। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार वहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। चलो देखते हैं साथियों, राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र। साथियों, संरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने यहाँ पे जो है आपके अभयारण्य बनाए, आपके जो है जैविक उद्यान बनाए, बायोलॉजिकल पार्क बनाए, डियर पार्क बनाए, उसी तरह से कंजर्वेशन एरियाज घोषित करती है कौन? राजस्थान सरकार। इसके माध्यम से क्या होता है, वह पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है और वन विभाग की उस एरिया के ऊपर ज़्यादा नज़र रहती है। न तो वहाँ पर आप पेड़ काट सकते हो, न ही वहाँ पर आप कुछ अन्य ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो वाइल्ड लाइफ के लिए खतरा होती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपके बनता है कि राजस्थान के अंदर कितने संरक्षित क्षेत्र हैं। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपका ये है कि राजस्थान के अंदर कितने संरक्षित क्षेत्र हैं। तो साथियों, राजस्थान के अंदर 14 यानी 14 जो है आपके कंजर्वेशन रिजर्व हैं। इस बारे में आप विशेष रूप से इसको याद रखिए, कितने हैं? 14। अब साथियों, यहाँ देखते हैं कि कौन से कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से सवाल आया हुआ है। आर एस प्री 2018 के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था और आर एस मेंस 2018 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। लास्ट टाइम पटवारी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं साथियों, ये आपका एक झुंझुनू एक आपका जिला है जिसे आप बोलते हो झुंझुनू यानी कॉपर सिटी। इस कॉपर सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर 1, एक का नाम है बीड। बीड क्या है साथियों? उस एरिया का लोकल नेम है बीड और इसका नाम है बीड संरक्षित क्षेत्र। नंबर 2 की बात करें तो इसका नाम है बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी। और अगर नंबर 3 की बात करें तो इसका नाम है बांसियाल खेतड़ी बागोर। और नंबर 4 की बात करें, इसका नाम है मनसा माता जी। यानी साथियों, ये जो 4 मैंने आपको नाम बताए, एक का नाम है बीड, एक का नाम है बांसियाल खेतड़ी, एक का नाम है बांसियाल खेतड़ी बागोर और नंबर 4 है मनसा माता जी। साथियों, ये जो चारों आपके संरक्षित क्षेत्र है ये आपके झुंझुनू जिले में है। नंबर 5 देखिए साथियों, ये जो आप मैप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये सीकर जो आपके अर्धचंद्राकार आकृति का प्याला है, ये सीकर है, इसके ऊपर ये झुंझुनू है। इन दोनों के बीच में देखिए साथियों एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे आप बोलते हो शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र। और ये कहाँ का है? आपके सीकर में और आपके झुंझुनू में है। यानी सीकर और झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 5 संरक्षित क्षेत्र हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों, यानी झुंझुनू ऐसा जिला हुआ जहाँ पर सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा ऐसा कोई भी संरक्षित क्षेत्र नहीं है जो 5 संरक्षित क्षेत्र से, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो 5 संरक्षित क्षेत्र से संबंध रखता हो। तो देखते हैं साथियों वापस एक बार। नंबर 1 बीड संरक्षित क्षेत्र बांसियाल खेतड़ी, नंबर 2, नंबर 3 बांसियाल खेतड़ी बागोर, नंबर 4 मनसा माता जी और नंबर 5 शाकंभरी जो कि सीकर और झुंझुनू में है। और ऊपर के 4 कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 6 पर।
अब ऊपर आते हैं, यहाँ पे चूरू में कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, हनुमानगढ़ में नहीं है, श्री गंगानगर में नहीं है, और ये आपके बीकानेर है। साथियों बीकानेर के अंदर हम देखते हैं नंबर 6, एक यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम है जोहड़ बीड़ गढ़वाल। क्या नाम है? जोहड़ बीड़ गढ़वाल संरक्षित क्षेत्र। ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये आपके राव बीका की नगरी बीकानेर में है। उसके बाद में बीकानेर से दक्षिण भाग में चलते हैं तो राव जोधा की नगरी आती है जिसे आप बोलते हैं जोधपुर। जोधपुर और उसके पास में है नागौर। तो देखते हैं नागौर के अंदर दो संरक्षित क्षेत्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, और यही आपके RSP 2018 के अंदर पूछे गए थे। एक का नाम है नंबर 7 और नंबर 8। तो देखिए नंबर 7 के ऊपर जो है उसका नाम है गोगेलाव, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व। एक का नाम है रोटू, यानी रोटू संरक्षित क्षेत्र, यानी गोगेलाव और रोटू कहाँ पर है? आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हो गए आपके 8। अब चलते हैं नागौर से वेस्ट पार्ट में। जब नागौर से वेस्टर्न साइड चलेंगे तो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट आएगा जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर के अंदर देखिए साथियों, आपको पता ही है गुड्डा बिश्नोई। क्या नाम है? गुड्डा बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र जो है आपके कहाँ पर है? जोधपुर में है। तो ये हो गए आपके टोटल 9। उसके बाद में थोड़ा नीचे चलते हैं, हम पाली के अंदर आते हैं, और पाली के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो है आपके जवाई डैम है। कौन सा डैम है? जवाई डैम। तो जवाई डैम का जो संरक्षित एरिया है उसको 2 भागों में बांटा है सरकार ने। एक है जवाई डैम संरक्षित क्षेत्र, और जो दूसरा है वो है आपके जवाई डैम संरक्षित क्षेत्र 2, यानी जवाई डैम वाला एरिया को 2 भागों में बांट दिया है। ये देखिए नंबर 10 और नंबर 12। नंबर 10 देखिए जवाई डैम, और नंबर 12 देखिए जवाई डैम 2। ये दोनों संरक्षित क्षेत्र आपके पाली में है। उसके बाद में देखते हैं साथियों आपके नंबर 11। जब आप 11 नंबर पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक का नाम है जालोर और एक का नाम है सिरोही। तो मैक्सिमम पार्ट इसका जालोर में है, और ये वाला जो संरक्षित क्षेत्र है इसका नाम है सुंदा माता जी। हमने जब अरावली वाला स्टडी किया था, अरावली वाला पॉइंट, तब हमने देखा था सुंदा माता जी जो पर्वत है आपके कहाँ पर है? जालोर में है। और वहाँ पर राजस्थान का पहला रोप वे लगाया गया है, और राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य भी वहीं पर बनाया जा रहा है, वही है सुंदा माता जी। ठीक है, तो ये हो गए साथियों आपके 12। अब चलते हैं हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, नंबर 13 और नंबर 14, यानी 13 और 14। जो नंबर 13 है साहब उसका नाम है आपके उम्मेदगंज, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र, और ये आपके कहाँ पर है? ये आपके कोटा जिले में है। नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ये आपके कहाँ पर है? ये आपके टोंक में है, और टोंक वाला जो एरिया है उसका नाम क्या है? बीसलपुर, बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र। और जो बीसलपुर संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? आपके टोंक में है। तो साथियों ये हुए आपके 14 यानी 14 संरक्षित क्षेत्र। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है और क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है साथियों। तो देखो क्या है क्वेश्चन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा था, तो साथियों आप बताना कि राजस्थान का पहला संरक्षित क्षेत्र बीसलपुर था, जो कब बना था? 2008 में बना था। और ये कौन से जिले में है? ये आपके टोंक जिले में है। अगर ये पूछे कि बताइए सबसे नवीनतम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो साथियों सबसे नवीनतम संरक्षित क्षेत्र आपके मनसा माता है। और मनसा माता जी कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में है। और ये कब बना था? 2019 में। देखो ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, इस प्रश्न को नहीं पूछने की कोई भी कारण नहीं बनता है साथियों। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि बताइए भाई एरिया वाइज, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे वृहद यानी सबसे बड़ा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो साथियों ये आपके साकम्बरी है। अगर पूछे कि सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका नाम है रोटू। और आप जानते हो रोटू जो संरक्षित क्षेत्र है ये कहाँ पर है? ये आपके नागौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो आप बताइए झुंझुनू जिला सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र रखता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र वाला जिला है झुंझुनू। अगर आपसे पूछे कि ये बताइए संरक्षित क्षेत्रों का जो कुल एरिया है, जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो लगभग 564 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान में कुल एरिया जो है आपके कंजर्वेशन जो रिजर्व है उनके अंदर संबंधित है या उनसे संबंधित है। समझ गए साथियों? तो साथियों ये वाला हुआ आपका संरक्षित क्षेत्र वाला टॉपिक कंप्लीट। अब आगे चलते हैं साथियों और हम देखते हैं राजस्थान के वन मंडल। साथियों इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि राजस्थान में वन मंडल की संख्या कितनी है, तो कितनी है साथियों? 13, यानी 13 वन मंडल है राजस्थान में। उसके आगे चलते हैं। देखिए साथियों जोधपुर वन मंडल है एक, जिसके अंदर 9 जिले शामिल है।
उसके बाद में नंबर 2 जयपुर मंडल है, जिसमें आपके जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू यानी 4 जिले शामिल हैं। उसके बाद देखिए भरतपुर वन मंडल है, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी 4 जिले शामिल हैं। इसके अलावा देखिए अजमेर वन मंडल है, टोंक वन मंडल है, उसके अलावा कोटा वन मंडल है, बूंदी वन मंडल है, बारां वन मंडल है, झालावाड़ वन मंडल है, चित्तौड़गढ़ वन मंडल है, बांसवाड़ा वन मंडल है, उदयपुर वन मंडल है और सिरोही वन मंडल है। आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे राजस्थान में कितने वन मंडल है, तो 13 वन मंडल है, नंबर 1। नंबर 2 सबसे ज़्यादा वन मंडल किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा वन मंडल आपके जोधपुर जिले में है। इस बात को आपको याद रखना है साथियों। और अगर मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है तो ये बन सकती है कि निम्न में से कौन सा वन मंडल राजस्थान में नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही, ये तो वन मंडल आपके राजस्थान में है। इसके अलावा कोई भी वन मंडल राजस्थान में नहीं है। चलो साथियों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, राजस्थान में प्रमुख वनस्पतियां। साथियों, ये टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन आज से पहले कई बार पूछे गए हैं और आज से आगे कई बार पूछे जाएंगे, और दोस्तों इसको फिर भी गलत करने की पूरी संभावना रहेगी। तो वनस्पतियों के अंदर क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, कितने प्रकार के मैक्सिमम पाए जाने वाले पेड़ पौधों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या है, खेजड़ी। क्या नाम है साथियों, खेजड़ी। ये दिखाई दे रहा है आपको। देखिए मरुस्थल के अंदर देखिए कितना सुनहरा पौधा है, इतनी अच्छी छाया देता है, इतने अच्छे फल देता है, और इतनी अच्छी ये जो है बकरियों के लिए या जो पशु है हमारे उनके लिए चारा देता है। ठीक है साथियों। और जो मरुस्थल का विस्तार है उसको रोकने में मदद करता है, इसलिए तो इसकी पूजा की जाती है भाई, इसकी पूजा की जाती है, और इसकी पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसको क्या इसकी खास बातें हैं। नंबर 1 खेजड़ी, इसे राजस्थान भाषा में सीमलो कहते हैं। नंबर 1 प्रश्न आपके यहीं से बनता है कि सीमलो क्या है। तो सीमलो क्या है, ये राजस्थानी भाषा में खेजड़ी का नाम है। धार्मिक ग्रंथों में इसे समी कहते हैं। जो आपके धार्मिक ग्रंथ हैं इनमें इसे क्या बोलते हैं, समी। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। और इसे मरुस्थल का सागवान कहते हैं, इसे सफ़ेद कीकर कहते हैं, और इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, और राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं। तो देखिए साथियों कितने नाम हो गए इसके। सीमलो भी इसी का नाम है, समी भी इसी का नाम है। देखो एक नाम हो गया सीमलो राजस्थानी भाषा में, एक हो गया समी धार्मिक ग्रंथों में, और एक हो गया राजस्थान का कल्प वृक्ष। ठीक है, एक हो गया मरुस्थल का सागवान, एक हो गया राजस्थान का गौरव, और एक हो गया राजस्थान का राज्य वृक्ष। अब देखिए सिंधी भाषा में इसे छोकड़ा कहते हैं। सिंधी भाषा में क्या कहते हैं, इसे छोकड़ा। साथियों ये नाम है, आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान में दशहरे के पर्व पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। ये पूछा गया है कि खेजड़ी की पूजा किस वृक्ष पे किस त्योहार पे की जाती है, तो दशहरे पर। दशहरे का मतलब है विजयदशमी, जो दिवाली से पहले आती है, उस विजयदशमी पर इसकी पूजा की जाती है। अब देखिए इस वृक्ष से संबंधित एक प्रोग्राम चलाया गया था, रूख भाईला। रूख भाईला, रूख बोलते हैं वृक्ष को, राजस्थानी भाषा में रूख किसको बोलते हैं, वृक्ष को बोलते हैं। और इसको बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे आप बोलते हो ऑपरेशन खिजड़ा। ऑपरेशन जो खिजड़ा है ये 1991 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1991 के अंदर ऑपरेशन खिजड़ा चलाया गया था। और रूख भाईला का मतलब क्या है, रूख का मतलब है वृक्ष और भाईला का मतलब क्या है, दोस्त। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑपरेशन चलाए गए थे इस वृक्ष को बचाने के लिए। अब आगे बात करते हैं इसके फलों की। साथियों इसके फल को सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके फल को, सांगरी। और इसकी जो पत्तियां होती है इसे लूम कहते हैं। और ये जो लूम है ये किसके चारे के रूप में काम में ली जाती है, मुख्य रूप से जो बकरी होती है और बकरी का जो चारा होता है उसके अंदर आपके लूम काम में ली जाती है। ऐसा नहीं है बकरी के अलावा कोई जानवर इन्हें खाता नहीं है, सब खाते हैं, लेकिन बकरी के लिए विशेष रूप से इसका महत्व ज़्यादा है। साथियों बात करें इसके साइंटिफिक नेम यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या नाम है साथियों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। इसको आप विशेष याद रखिए, यानी P फॉर प्रोसोपिस और S फॉर सिनेरेरिया, यानी PS का मतलब क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। साथियों इसे राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, तो साथियों एक दिन है जिसका नाम जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 1983, यानी 31 अक्टूबर 1983 ऐसा दिन था
जब आपको आपका खिचड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। साथियों, राजस्थान भारत में ऐसा कोई दूसरा राज्य है क्या जिसका जो स्टेट ट्री है वो खिचड़ी है? तो साथियों, तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसका जो वृक्ष है, राज्य वृक्ष, वो भी क्या है? खिचड़ी है। साथियों, खिचड़ी के ऊपर 1988 के अंदर एक डाक टिकट जारी किया गया है और जिसकी कीमत थी 60 पैसे की। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे सिमलो कहते हैं। और साथियों, इसका जो वृक्ष होता है, ये जो खिचड़ी का वृक्ष होता है, इस खिचड़ी के वृक्ष के नीचे आपके लोक देवता, जिसमें श्री गोगा जी, श्री झुंझार बाबा जी और श्री खेत्रपाल जी, ये जो क्षेत्रपाल या खेत्रपाल जी होते हैं, इनका जो स्थान है इस खिचड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ये जो खेतरपाल जी या क्षेत्रपाल जी होते हैं, ये क्या होते हैं साथियों? ये क्या हुए, हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति हो सकती है या कोई देवता की, कुछ भी हो सकता है। उसको क्या करते हैं, खिचड़ी के नीचे जो खेत वाला एरिया होता है, जो किसान का खेत वाला एरिया होता है, वहाँ पर इसे स्थापित करते हैं। और जो ही जैसे ही वहाँ पर फसल होती है और उस फसल का जो पहला अनाज निकालते हैं, उसका वहाँ पे प्रसाद बना के भोग लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये जो गोगा जी, झुंझार जी और खेतरपाल जी है, इनका स्थान जो है इसी वृक्ष के नीचे होता है। साथियों, इसके अंदर कुछ फूल आते हैं और ये फूल जो है आपके मार्च अप्रैल में आते हैं। और इन फूल के अंदर ये जो खिचड़ी के फूल होते हैं, इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोसाइड। क्या बोलते हैं साथियों? ग्लूकोसाइड। ये जो ग्लूकोसाइड पदार्थ होता है, ये गर्भपात रोकने की दवा के रूप में काम में लिया जाता है। किस किस रूप में काम में लिया जाता है? गर्भपात रोकने की दवा के रूप में काम में लिया जाता है साथियों। तो ये इसके फूल हैं जो मार्च अप्रैल में आते हैं, जिसमें ग्लूकोसाइड नामक पदार्थ होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और गर्भपात रोकने की दवा के रूप में काम में लिए जाते हैं। साथियों, इसका जो फल होता है उसको क्या बोलते हैं? सांगरी। सांगरी जो है सीने का दर्द, यानी अगर किसी के सीने में दर्द होता है तो इसको किसी के साथ मिलाकर दर्द निवारक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही पेट की जो गर्मी होती है उसको शांत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, इस बात को तो आप जानते ही हो। साथियों, ये मैटर कहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको? राजस्थान सरकार की जो 12th क्लास की बुक है, यानी राजस्थान बोर्ड की जो 12th क्लास की बुक है, उसके अंदर राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर ये बात बता रखी है, इसलिए ये बात आपको जानना जरूरी है क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं। नाम सुना होगा आपने खेजड़ली गांव का। साथियों, जोधपुर के अंदर क्या है कि राजा थे अभय सिंह राठौड़ सर। ठीक है ना, तो इनको क्या है कि लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने आदेश दिए कि जाइए और गांव में जाकर लकड़ियां काट लीजिए। वहां पर एक इनका व्यक्ति था जिसका नाम था हकीम दास गिरधर भंडारी। हकीम दास गिरधर भंडारी, इसने क्या किया कि जलियावाड़ा नामक स्थान पर वृक्ष काटना प्रारंभ कर दिया। वृक्षों को कटने की आवाज़ सुनकर एक महिला थी श्री अमृता देवी, जिसका वास्तविक नाम था इमरती देवी। ठीक है, बाद में इसे अमृता देवी हो गया ये नाम। तो ये क्या किया, इसने वृक्षों के जाकर ये लिपट जाती है। और उसके बाद में ऐसा दिन आता है 28 अगस्त 1730 ईस्वी को वृक्षों की रक्षा के लिए न केवल अमृता देवी ने बल्कि 363 अन्य लोगों ने भी अपना क्या कर दिया, बलिदान कर दिया साथियों। साथियों देखिए, इतना बड़ा बलिदान दिया है जिसको इतिहास आज तक नहीं भुला पाया है। और जब तक सूरज चांद रहेगा, इस खिचड़ी गांव का और इन 363 महान व्यक्तियों का नाम लगातार बना रहेगा साथियों। और उसी की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को एक विशाल मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला माना जाता है। यानी विश्व का वृक्ष मेला, नाम सुना आपने कि भाई चलो किसी देवता के मेला तो चलो सुना है आपने कि भाई ये कोई देवता का मेला है या देवी का मेला है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला कहाँ लगता है? आपके जोधपुर में लगता है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है साथियों? आपको याद रखना है राजा कौन थे? अभय सिंह राठौड़। आदेश किसने दिया पेड़ काटने का? हकीम दास गिरधर भंडारी ने। कब की बात है? 1730 ईस्वी की बात है। कितने लोगों ने बलिदान दिया? 363 लोगों ने बलिदान दिया। किस महिला के नेतृत्व में? अमृता देवी के नेतृत्व में। और मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला लगता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष मेला है। बस ये 5 बातें याद रखनी, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। साथियों, एक बात ध्यान रखना, वृक्षों को बचाने के लिए राजस्थान में सबसे पहला बलिदान 1604 में जोधपुर में रामासड़ी गांव में 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था कर्मा और एक का नाम था गोरा। यानी 1604 में जोधपुर के रामासड़ी गांव में 2 व्यक्ति, एक का नाम कर्मा और एक का नाम गोरा, इन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया था साथियों। उसके बाद में देखिए 1730
यानी इसके 126 साल बाद में ये घटना हुई है आपके खेजड़ली वाली। तो ये थी बात आपके खेजड़ी से संबंधित साथियों। अब हम बात करते हैं दूसरा, जिसका नाम है पलास या धोक का वन। पलास साथियों, इसे स्थानीय भाषा में खाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाकरा। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? खाकरा बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। आप देख पा रहे हैं इसका, देखिए आप इसका कितना शानदार ये आपको दृश्य, एक वृक्ष जो है दिखाई दे रहा है। इतना बेहतरीन, इतना बेहतरीन और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसीलिए इतना ब्यूटीफुल है, इसीलिए इसे क्या बोला? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा गया। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? खाकरा बोलते हैं इसे। इस वृक्ष पर फाल्गुन के महीने में लाल और पीले रंग के फूल आते हैं और इसे कारण इसे जंगल की आग यानी जंगल की ज्वाला कहते हैं साथियों। इस वृक्ष की जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, जिससे फर्नीचर, कृषि के औजार एवं ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। ये मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से तो ये दक्षिणी राजस्थान में मिलता है और सामान्य रूप से ये पूर्वी राजस्थान के अंदर पूरा मिलता है। यानी जो अरावली है, अरावली का जो पूर्वी भाग है, जिसमें आपके पूर्वी मैदान आता है और मध्य राजस्थान वाला हिस्सा आता है और आपके जो है दक्षिण राजस्थान वाला हिस्सा आता है, साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला हिस्सा आता है। लगभग सभी जगह पर ये मिलता है साथियों। साथियों, अगर प्रमुख जिले की बात करें कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलता है, तो साथियों इसका नाम है राजसमंद। इसका उपनाम है ढाक या टेसू। ढाक या टेसू का जो वृक्ष है ये इसका उपनाम है साथियों। आगे बात करते हैं, इसके अंदर फूल आता है सर। ये जो आपको लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये जो फूल है इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोसाइड ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? ग्लूकोसाइड ब्यूटीन, जो कि आपके कफ यानी खांसी के समय और दाद, जो आपके स्किन का इशू हो जाता है, ठीक है, इसके इसके इलाज के अंदर इसको यूज किया जाता है साथियों। साथियों, इसके अंदर एक गोंद भी मिलता है। ये जो वृक्ष है, इसके जो जॉइंट है यहाँ पर कई बार गोंद की भी प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो ये जो गोंद होता है, इस गोंद में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है काइनोटिक अम्ल और एक होता है गेलिक अम्ल। जो काइनोटिक और गेलिक अम्ल है ये आपके कफ सिरप के रूप में यूज किया जाता है, यानी खांसी के अंदर यूज किया जाता है। साथियों, इसकी जो रूट होती है यानी इसकी जो जड़ होती है, ये आपके नेत्रफूली रोग में, यानी आपकी जो आंख है इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है, फूल के मोटा हो जाता है, इसे बोलते हैं नेत्रफूली रोग। और एक आंखों का ये रोग होता है रतौंधी। इन दोनों के उपचार के अंदर इसका यूज किया जाता है साथियों। तो साथियों, ये था आपका एक वृक्ष जिसका नाम क्या है? आपके ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखना। और इसे क्या बोलते हैं? खाकरा या जंगल की आग बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा राजसमंद में पाया जाता है और इसका उपनाम क्या है? ढाक टेसू। और फूल में क्या होता है? ग्लूकोसाइड ब्यूटीन। और गोंद में क्या होता है? काइनोटिक गेलिक, ठीक है साथियों। ये विशेष बातें आपको याद रखनी है साथियों। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आप देख पा रहे हैं सागवान। ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। सागवान की सबसे बात है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टीक, यानी टीक फॉरेस्ट, यानी सागवान वन। और इसकी खास बात क्या है साथियों सागवान की, कि ये जो वृक्ष है ये बहुत लंबा होता है, इसका तना मोटा होता है और इसकी जो आपकी लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है, महंगी लकड़ी होती है, इसकी इमारती लकड़ी होती है। तो देखो, सागवान का वृक्ष राजस्थान में बांसवाड़ा और चित्तौड़, प्रतापगढ़, झालावाड़। अगर आपसे पूछे कि सागवान को उगाने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है राजस्थान में, तो आप कह सकते हो बांसवाड़ा जो है राजस्थान में सबसे बेस्ट क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड करती है। किसके लिए? आपके टीक फॉरेस्ट के लिए, यानी सागवान के वनों के लिए। तो देखिए, मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मिलता है, जो कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का लगभग 7% है। आपने पढ़ा होगा शुष्क सागवान वन हमारे राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादा मिलते हैं, जो कि पूरे जितना भी वन है राजस्थान में उसका अबाउट टू 7% कवर करता है। इसकी लकड़ी अत्यधिक मजबूत होती है, जिससे अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है साथियों। तो ये थी बात आपकी किसकी? सागवान की। अब बात करते हैं साथियों रोहिड़ा। नाम सुना होगा आपने रोहिड़ा, नहीं सुना तो ये देख लीजिए, मैं आपको नाम भी सुना रहा हूँ और इसका आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, जिससे क्या है आपको क्लियर रहे। रोहिड़ा क्या होता है साथियों? इसे मरुस्थल का सागवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुस्थल का सागवान। और खेजड़ी को क्या बोलते हैं? राजस्थान का सागवान। इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ टीक, ठीक है। सागवान को इंग्लिश में बोलते हैं टीक। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? टिकोमेला अंडुलेटा। एंडुलेटा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है।
यानी रोहिड़ा इस प्रकार का वृक्ष आप अगर पश्चिमी राजस्थान में देखे तो उसे कह सकते हैं कि ये राजस्थान का सागवान है, मारवाड़ टीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। टिकोमेला एंडुलेटा यानी टी ए का मतलब क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। रोहिड़ा क्या है? इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और इस पर खिलने वाले फूल केसरिया और पीले रंग के होते हैं जो रेगिस्तान की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो आइए मैं वो आपको फूल भी दिखा देता हूँ कि ये देखिए कि ये जो सुंदरता, ये जो सुंदर आपको फूल दिखाई दे रहा है, यू कैन सी इन द पिक्चर, कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है आपको। इस फूल को राज्य पुष्प घोषित किया गया 1983 में। साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस फूल को क्या घोषित किया गया? राज्य पुष्प घोषित किया गया। और इसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। इसका यूज किस में किया जाता है? यकृत या प्लीहा रोग के उपचार में, नेत्र रोशनी को बढ़ाने में, रक्त को साफ करने में और बंदूक की नट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बात समझ आ रही है आपको? बंदूक की नट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये राज्य पुष्प है और ये पुष्प किसका है? इस रोहिड़ा के वृक्ष का ये पुष्प है, जिसे आप मरुस्थल का सागवान, ये टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं या मारवाड़ टीक कहते हैं। और इसका जो फूल है, इस प्रकार का फूल आता है। ये फूल देख सकते हैं आप, जो 1983 के अंदर इसे स्टेट फ्लावर डिक्लेयर किया गया। इस बात का विशेष ख्याल रहे साथियों। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, इसकी आगे क्लास कंटिन्यू कल रहेगी। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव आ सकते हैं और यहाँ कंटिन्यू मेरी क्लासेस हो रही है। आपको 0 लेवल से अपर लेवल तक राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर रात को 9 बजे मेरे साथ आरपीएससी सेक्शन में विष्णु कुमार जांगेड़ के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरी प्लस क्लासेज अगर आप लेना चाहते हैं तो विष्णु 1 कोड का यूज करके आप मेरी प्लस क्लासेस ले सकते हैं, जिसका ज़्यादा चार्जेस नहीं है, केवल 350 रुपीज़ पर मंथ का चार्जेस है। अगर इस कोड का यूज करेंगे तो इसका 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा साथियों। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहिए साथियों। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।